एक दिन जब मैं सुबह सुबह गाय को चारा डालने के लिए उठी तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। अक्सर मैं जब भी गाय को चारा डालने जाती तब मैं इसी तरह का मंजर देखती। मैंने देखा कि मेरे जेठ जी जेठानी जी के साथ वो सब कर रहे थे। उनके बीच का प्यार और आपसी समझ देखकर मुझे एक पल के लिए बहुत अच्छा लगा। जैसे ही भाभी की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो मुस्कुराते हुए जेठ जी से अलग हो गईं और गाय का दूध निकालने चली गईं और जेठ जी बाहर की तरफ चले गए। मैंने सोचा कि इस समय उन्हें उनके निजी समय में अकेला छोड़ देना चाहिए। इसलिए मैं घर वापस लौट आई और अपने मन में सोचने लगी कि मेरे पति ने तो मेरी कभी तारीफ ही नहीं की और मेरे जेठ जी कितने रोमांटिक हैं। जैसे ही मैं घर के दरवाजे पर पहुंची और उसे बंद करने लगी, तभी पीछे से मेरे जेठ जी आ गए। कहने लगे, पूजा, तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन तुम्हारे पति के पास तो तुम्हारे लिए वक्त ही नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरा कर सकता हूँ। मैंने कहा, भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। ये कहते हुए मैंने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की। तब भैया ने दरवाजे को ज़ोर से धक्का दिया और अंदर आ गए और अपनी एक ऐसी इच्छा के बारे में बताने लगे जिससे लड़कियों को सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। उनकी इच्छा को सुनकर तो मैं हैरान रह गई। तब जेठ जी ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। मैं पूरी तरह से कांप रही थी कि कहीं हमें कोई देख न ले। वो कहने लगे, डरने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग खेतों पर गए हैं और तुम्हारी जेठानी तो गाय का दूध निकालने में व्यस्त है। सिर्फ 5 मिनट की ही तो बात है, इसलिए हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ऐसा कहकर जेठ जी ने उस दिन अपनी उस इच्छा को पूरा किया जिसके लिए लड़कियां जल्दी से राज़ी नहीं होती। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम पूजा है। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक साधारण से परिवार में हुआ था। हमारे घर में मुझसे बड़ी एक बहन और एक भाई है। दोनों की शादी हो चुकी है। ये उस समय की बात है जब मैं 18 साल की थी। मेरी दीदी की शादी को 5 साल हो चुके थे और मैं 12वीं की छात्र थी। एक दिन जब मैं स्कूल से घर लौटी तो घर का माहौल बहुत गमगीन था। माँ ज़मीन पर बैठी रो रही थी। मैंने माँ से पूछा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पापा एक कोने में खड़े थे। उनकी आंखों में गहरी उदासी थी। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और भारी स्वर में कहा, बेटा, तुम्हारी दीदी हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई। ये सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरी दीदी की एक बेटी थी जो शादी के 1 साल बाद हुई थी। हम सभी परिवार के साथ दीदी के ससुराल गए, जहां उनकी अंतिम क्रिया संपन्न हुई। धीरे धीरे जीवन ने फिर से अपनी सामान्य गति पकड़नी शुरू कर दी। दीदी की मौत के 2 महीने बाद मेरे जीजाजी अपनी बेटी को लेकर हमारे घर पर आ गए। उस समय मैं स्कूल में थी। जीजाजी के परिवार में क्या चर्चा हुई इसका मुझे पता नहीं था। जब मैं घर पहुंची तो माँ मुझे एक कमरे में ले गई। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम्हें पता है कि तुम्हारी दीदी अब हमारे बीच नहीं है। उनकी छोटी सी बेटी की देखभाल करने वाला अब कोई नहीं है। तुम्हारे जीजाजी दूसरी शादी करने जा रहे हैं, लेकिन हमें लगा कि तुम ही हो जो इस बच्ची की ज़िंदगी को संवार सकती हो। मैं हैरानी से बोली, पर माँ, मैं कैसे? माँ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, तुझे अपने जीजा से शादी करनी होगी। ये बहुत कठिन फैसला है, लेकिन यही एक रास्ता है। बेटी, तुम मना मत करना। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। उनकी आंखों में आंसू थे। माँ के आंसू देखकर मेरा दिल पसीज गया। मैं अपने आंसू रोकते हुए बोली, ठीक है माँ, आप जो कहेंगी मैं वही करूँगी। माँ ने मुझे गले लगाते हुए कहा, बेटा, तूने मेरी बात मानकर मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया है। इसके बाद माँ दूसरे कमरे में चली गई। दीदी की मौत के 6 महीने बाद मेरी शादी मेरे जीजा से कर दी गई। मेरे सपनों और इच्छाओं का त्याग हो चुका था। अब नीरज मेरे जीवन साथी बन गए थे। शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल पहुंची
तो सब कुछ नया और अजनबी सा लग रहा था। रात को मेरी सास ने मुझे घर के एक छोटे से कमरे में बैठा दिया। वहाँ का माहौल मेरे लिए थोड़ा अजीब था। बिस्तर ज़मीन पर बिछाया हुआ था और घर भी साधारण मिट्टी का था। मैं ज़मीन पर बिछे हुए बिस्तर पर बैठी अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी। कुछ समय बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और नीरज अंदर आ गए। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और मेरे पास आकर बैठ गए। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। नीरज ने शांत स्वर में कहा, पूजा, तुम यहाँ आ गई हो। ये हमारे रिश्ते की नई शुरुआत है। मुझे पता है कि ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन हम दोनों को इसे संभालना होगा। उनकी बात सुनकर मेरी घबराहट थोड़ी कम हुई, लेकिन मन में सवालों का अंबार था। मैं चुपचाप उनकी बात सुनती रही। उन्होंने मुझे आराम करने को कहा और कहा कि समय के साथ सब बेहतर हो जाएगा। मैं उनके इस व्यवहार को देखकर थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करने लगी। नीरज बिस्तर पर जाकर लेट गए। मैं अभी भी अपनी घबराहट से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। कमरे में माहौल भारी और तनावपूर्ण था। नीरज ने मेरी ओर देखते हुए कहा, पूजा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए ये सब नया और मुश्किल है, लेकिन हम दोनों को मिलकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना होगा। उनकी बात सुनकर मेरे मन में कई तरह की भावनाएं उमड़ने लगीं। मैंने शादी के बाद के जीवन के बारे में अपनी सहेलियों से बहुत सी बातें सुनी थीं, लेकिन जो अनुभव मेरे सामने था वो इन सब से अलग और कठिन लग रहा था। नीरज ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे भरोसा दिलाने की कोशिश की। कमरे में जलती लालटेन की हल्की रोशनी माहौल को शांत और गंभीर बना रही थी। मैं अपनी घबराहट को कम करने की कोशिश करने लगी। नीरज ने कहा, हमारे रिश्ते की ये नई शुरुआत है और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों इसे सही दिशा में लेकर जाएं। उनकी बातों में गंभीरता और समझदारी थी, जिसने मुझे थोड़ा सहज महसूस कराया। मैंने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की कि ये नया रिश्ता हमारे जीवन में खुशियाँ लाए। नीरज ने मेरे पास बैठकर कहा, पूजा, मैं जानता हूँ कि हमारे लिए ये रिश्ता बहुत नया है और उसे समझने में समय लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम दोनों इस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश करें। उनकी बातें सुनकर मैं थोड़ी असमंजस में थी, लेकिन उनकी बातों में कुछ ऐसा था जिसने मुझे शांत किया। मैं पूरे समय घबराई हुई थी। मन में कई सवाल और असहजता थी। रात का माहौल मेरे लिए नया और चुनौतीपूर्ण था। मैं मानसिक और शारीरिक रूप से थकी हुई थी। सुबह जब मैं उठी तो मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। बीती रात की उलझनों ने मुझे थका दिया था, लेकिन मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। मैंने महसूस किया कि इस नए जीवन को समझने और उसे अपनाने में समय लगेगा। मैं नीरज के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने और उसे समझने की दिशा में आगे बढ़ने का निर्णय लेने लगी। सुबह मेरी सास ने मुझे जगाया। रात के घटनाक्रम के बाद मेरा मन बहुत भारी था। मैं सोचने लगी, काश मैंने माँ से इस शादी के लिए मना कर दिया होता, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। अब यही मेरी ज़िंदगी थी। मैंने धीरे धीरे अपनी किस्मत से समझौता करना शुरू कर दिया। मेरा जीवन किसी मशीन की तरह हो गया था। दिन भर घर के काम में जुटी रहती और रात को अपने रिश्ते के बोझ को महसूस करती। धीरे धीरे मैंने हालातों को सहन करना सीख लिया। ससुराल की सभी महिलाओं से मेरी पहचान होने लगी। वो अपने पति के साथ अपने अनुभव और खुशियों की बातें साझा करती। उनकी बातें सुनकर मेरा मन उदास हो जाता, लेकिन मैंने कभी किसी से अपने दिल की बात नहीं कही। मैंने अपने जीवन के दुखों को खुद में समेट लिया और चुपचाप सब सहन करती रही। मेरे ससुराल का माहौल बहुत साधारण था। नीरज ना बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था और ना ही कोई नौकरी करते थे। इसी वजह से घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। दिन बीतते गए और मैं खुद को परिस्थिति के अनुरूप ढालने की कोशिश कर रही थी। मैं अपने अंदर ये विश्वास जगाने लगी कि हर परिस्थिति का सामना धैर्य और समझदारी से करना होगा। हमारे परिवार में सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति मेरे जेठ मुकेश जी थे।
वे एक सरकारी स्कूल में टीचर थे और उनके हिस्से में जो ज़मीन आई थी वो उनकी आय का मुख्य स्रोत थे। हालांकि वे अपने परिवार के साथ अलग रहने लगे थे। नीरज के हिस्से में आई ज़मीन इतनी कम थी कि उसके भरोसे घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। समय बीतता गया, लेकिन हमारे हालात दिन ब दिन खराब होते गए। मेरी शादी को 10 साल हो चुके थे और मैं अब 28 साल की हो चुकी थी। हमारा कोई अपना बच्चा नहीं था और सच कहूँ तो मैं बच्चा चाहती भी नहीं थी। दीदी की बेटी कविता, जो अब 14 साल की हो चुकी थी, उसको संभालना ही हमारे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी थी। कविता मुझे माँ कहकर बुलाती थी और मैं भी उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। कविता अब किशोरावस्था में थी। उसका व्यक्तित्व और समझदारी बढ़ रही थी। वो जानती थी कि मैं उसकी असली माँ नहीं हूँ, लेकिन उसने मुझे ही माँ के रूप में स्वीकार किया। ये रिश्ता हमारे बीच एक अनमोल बंधन बन चुका था। घर के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। आमदनी के साधन सीमित थे और खर्चे लगातार बढ़ रहे थे। एक दिन जब मैं सुबह सुबह गाय को चारा डालने के लिए उठी, तो मुझे ऐसा कुछ देखने को मिला जिसने मुझे अचंभित कर दिया था। मैंने देखा कि मेरे जेठ मुकेश अपनी पत्नी के साथ हंसी मजाक करते हुए बातें कर रहे थे। उनके बीच का स्नेह और आपसी समझ देखकर मुझे एक पल के लिए बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद रिश्तों में मधुरता और आपसी सहयोग बना रहना बहुत ज़रूरी है। सुबह का समय था और मैं गाय को चारा डालने गई थी। वहाँ मैंने मुकेश भैया को भाभी के साथ वो सब करते हुए देखा। उनके रिश्ते में जो सहजता और स्नेह था, उसे देखकर मैं कुछ देर के लिए ठिठक गई। मुझे लगा कैसे मुश्किल परिस्थितियों में भी रिश्तों का ये पक्ष कितना सुंदर और प्रेरणादायक हो सकता है। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, भाभी मुस्कुराते हुए जेठ जी से अलग हो गईं और गाय का दूध निकालने चली गईं और भैया बाहर की ओर चले गए। मैंने सोचा कि इस समय उन्हें उनके निजी समय में अकेला छोड़ देना चाहिए, इसलिए मैं घर वापस लौट आई। जैसे ही मैं घर के दरवाजे पर पहुंची और उसे बंद करने लगी, तभी पीछे से मुकेश भैया आ गए। उनकी उपस्थिति ने मुझे थोड़ा चौंका दिया था। मैंने तुरंत पूछा, भैया कोई काम था क्या? मुकेश भैया मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, बस तुम्हारे चेहरे पर कुछ अजीब सा भाव देखकर सोचा तुम्हें सब ठीक लग रहा है या नहीं। उनके शब्दों में मुझे हल्की चुटकी महसूस हुई, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज करते हुए कहा, सब ठीक है भैया। इसके बाद वे कुछ पल रुके और फिर मुस्कुराते हुए चले गए। मैं मुकेश भैया की हरकतों से बहुत असहज महसूस कर रही थी। जैसे ही उन्होंने मेरे करीब आने की कोशिश की, मैंने खुद को संभालते हुए दृढ़ता से कहा, भैया आप जो कर रहे हैं वो गलत है, कृपया मुझे अकेला छोड़ दीजिए। उन्होंने मेरी बात को नज़रअंदाज किया और मुझे रोकने की कोशिश की। मेरी हिम्मत नहीं टूट रही थी। मैंने तेज़ी से अपना हाथ छुड़ाया और अपने कमरे की ओर दौड़ी। दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन मुकेश भैया ने दरवाजे को ज़ोर से धक्का दिया और अंदर आ गए। उस समय मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने हिम्मत जुटाई और दृढ़ता से कहा, भैया ये ठीक नहीं है। आपकी हरकतों से मैं बहुत असहज महसूस कर रही हूँ, कृपया यहाँ से चले जाएं। उनके चेहरे पर एक पल के लिए सोचने के भाव आया और फिर उन्होंने थोड़ा रुककर कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ गलत करने का इरादा नहीं रखता था। इसके बाद वो तुरंत कमरे से बाहर चले गए। मैंने अब राहत की सांस ली और सोचा कि आगे से मुझे और भी ज़्यादा सतर्क रहना होगा। उस दिन के बाद से मैंने मुकेश भैया से थोड़ी दूरी बना ली और घर के सभी सदस्यों के साथ ज़्यादा समय बिताने लगी, ताकि ऐसी स्थिति फिर कभी ना आए। मैंने दृढ़ता से कहा, अगर आप मेरी इज्जत चाहते हैं तो तुरंत यहाँ से चले जाइए, वरना मैं सब कुछ अपने परिवार को बता दूंगी। लेकिन मुकेश भैया पर तो मेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो हंसते हुए बोले, तुम जो चाहो कर सकती हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर तुम जानती हो पूजा, तुम बहुत खूबसूरत हो। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा, तब से मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूँ।
मैं ये सुनकर कुछ देर के लिए चुप हो गई। मेरे मन में कई विचार चल रहे थे। मेरे पति ने कभी मेरी तारीफ नहीं की थी, ना ही कभी मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश की थी। मुकेश की बातों ने मुझे थोड़ी सी असहज किया और मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसे रोका, कृपया मुझे छोड़ दो, हम किसी और दिन ये सब कर लेंगे। मेरे शब्दों से मुकेश भैया थोड़ा चुप हो गए, लेकिन वो फिर भी नहीं रुके। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं फिर कभी तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। इस पल में मैं खुद को पूरी तरह से संभालने की कोशिश कर रही थी। मेरी पूरी कोशिश यही थी कि मैं इस स्थिति से बाहर निकल सकूं और खुद को सुरक्षित रख सकूं। मैं बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद मैंने बाहर आकर घर के पिछवाड़े की ओर जाने का मन बनाया। तब तक मुकेश जा चुका था। मैंने वापस आकर नाश्ता तैयार किया और कविता को स्कूल भेज दिया, लेकिन मेरा मन कहीं भी नहीं लग रहा था। जेठ जी से हुई घटना का ध्यान बार बार मेरे मन में आ रहा था। जैसे जैसे दोपहर का समय पास आ रहा था, मेरी बेचैनी और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। मुझे याद है मैंने घड़ी पर देखा तो 12 बजने में कुछ मिनट ही बाकी थे। तभी मेरी सास कमरे में आई और बोली, बहू, हम खेतों में जा रहे हैं, तुम दरवाज़ा बंद कर लो। मैं उठकर बाहर आई और सास ससुर के खेतों में जाने के बाद दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और फिर से अपने कमरे में चली गई। घर के आंगन से पहले से ही एक दीवार बनी हुई थी, जो अब 7 फुट ऊंची थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि अगर मैं वहां नहीं गई तो क्या होगा। मैं अपने कमरे में डरी सहमी सी बैठी थी और अपने आप को कोस रही थी। सोच रही थी कि काश मैं भी सास ससुर के साथ खेतों पर चली जाती। अभी मैं ये सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक वही हुआ जिसका मुझे डर था। मुकेश भैया दरवाजे पर आकर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगे और बोले, जल्दी कर, मुझे खेतों पर भी जाना है। बच्चे भी बाहर खेलने गए हुए हैं, कहीं ढूंढते हुए इधर न आ जाएं। मैं गेट पर खड़ी थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। तभी उसकी आवाज़ फिर आई, क्या कर रही हो, जल्दी करो, अब मुझसे रहा नहीं जाता। उनकी बातों ने मेरा दिल और भी घबराहट में डाल दिया था। मुझे डर था कि यहाँ कोई आ न जाए। डरते हुए मैं कमरे की तरफ बढ़ी और मेन डोर के पास जाकर खड़ी हो गई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मुकेश भैया तेज़ी से अंदर आए और चरपाई पर जाकर लेट गए। वो बोले, देखो जल्दी करो वरना कोई आ जाएगा। उसकी बातें सुनकर मैं बहुत घबराई हुई थी। मैं कमरे में चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। मैंने डोर लॉक किया और जैसे ही मुड़ी, अचानक मुकेश भैया ने मुझे ज़ोर से पकड़ लिया। वो चरपाई से उठकर कहने लगे, देखो पूजा, तुमने ये क्या कर दिया। जब भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ ऐसा ही कुछ होता है। अब जल्दी से मेरी घबराहट को शांत करो। मुझे न चाहते हुए भी वो सब करना पड़ा। सब कुछ शांत हो गया और फिर वो जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। जाते जाते उसने कहा, आज रात को जब सब सो जाएं तो मैं घर के पीछे तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मैं कमरे में लेटी रही, दीवार को देखते हुए काफ़ी देर तक उसी अवस्था में पड़ी रही। फिर धीरे से चारपाई से उठकर बाथरूम चली गई। अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरी ज़िंदगी में कुछ नया सा आ गया हो। मुझे लगा कि अब मेरा खालीपन की भावना भर गई है और मुझे ज़िंदगी जीने का एक नया मकसद मिल गया है। वापसी आकर मैंने किचन में जाकर दोपहर का खाना बनाने की शुरुआत की, क्योंकि कविता भी स्कूल से लौटने वाली थी। खाना तैयार करके मैं अपने कमरे में आकर चारपाई पर लेट गई। मेरे मन में सारे घटनाक्रम फिर से घूमने लगे और मुझे एहसास हुआ कि अब मेरी ज़िंदगी में एक बदलाव आ चुका है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे अब उन बातों से दूरी नहीं बनानी चाहिए और मैं फिर से वही एहसास पाना चाहती थी। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी, तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने हड़बड़ी में दरवाज़ा खोला और देखा तो कविता स्कूल से वापस आ गई थी। वो जल्दी से अंदर आ गई और बोली, माँ, बहुत गर्मी है, जल्दी से पानी तो दे दो, बहुत प्यास लगी है। कविता तेज़ी से अपने कमरे में चली गई और मैं उसे देखती रही। अब कविता बड़ी हो रही थी। धूप के कारण उसके गाल लाल हो गए थे। मैं किचन में गई और एक गिलास पानी लेकर कविता के पास आ गई।
और उसे पानी पीने के लिए दिया। मैं उसकी तरफ देखने लगी। कविता अब बड़ी और जवान हो रही थी। उसकी मासूमियत और आकर्षण साफ दिखने लगा था। मुझे उसे देखकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब उसने देखा तो वो बोली, क्या देख रही हो माँ? मैंने कहा, कुछ नहीं, तू जल्दी से यूनिफॉर्म बदल ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। इसके बाद मैं किचन में जाकर कविता के लिए खाना परोसने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने कविता को दरवाज़ा खोलने के लिए कहा और कविता ने ही दरवाज़ा खोला। मेरे सास ससुर भी खेतों से लौट आए थे। मैंने सबके लिए खाना निकाला और हम सभी ने मिलकर दोपहर का खाना खाया। खाना खाने के बाद हम सब अपने अपने कमरे में आराम करने लगे। कविता और मैं एक कमरे में ही सोते थे। जब नीरज घर पर होते थे तब कविता अपनी दादी के पास सोती थी। लेकिन जब से नीरज बेंगलोर गए थे तब से कविता मेरे साथ ही सोती थी। वो भी मेरे पास आकर चारपाई पर लेट गई। मैंने उसके बालों को सहलाने लगी और मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। शाम के 5 बजे मेरी सास ने मुझे उठाया क्योंकि वो फिर से खेतों पर जाने की तैयारी कर रही थीं। मैंने उठकर सबके लिए चाय बनाई। जब चाय लेकर मैं अपने सास ससुर के पास गई तो मेरे सास ने मुझसे कहा, बेटा मुकेश को भी चाय दे आना, उसकी घरवाली तो अपने मायके गई हुई है, पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। मैंने कहा, माँ जी चाय तो ख़त्म हो गई। इस पर मेरी सास बोली, तो क्या हुआ बेटी, चाय पीकर दोबारा बना देना। मैंने कहा, ठीक है माँ जी। जब मेरे सास ससुर खेतों पर जाने लगे तो कविता भी उनके साथ चली गई। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की पर वो उनके साथ जाने की ज़िद करने लगी। सबके चले जाने के बाद मैं फिर से सोचने लगी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं चाय लेकर जाती हूँ तो मुकेश भैया यही समझेंगे कि मैं जानबूझकर उनके पास आ रही हूँ। फिर मैंने सोचा कि चाय मैं उसे गेट के बाहर ही दे दूँगी। ये सोचकर मैं किचन की ओर जाने लगी, लेकिन तभी गेट पर किसी ने दस्तक दी। मुझे ये नहीं पता था कि बाहर मुकेश भैया हो सकते हैं। जैसे ही मैंने गेट खोला मेरी धड़कन तेज़ हो गई और सच में बाहर मुकेश भैया ही खड़े थे। वो कहने लगे, माँ कहकर गई थी मैं जाकर चाय पी लूँ। भला मैं ऐसा मौका कैसे जाने देता। वो बिना कुछ कहे घर के अंदर आ गए और मैं गेट पर सहमी सी खड़ी होकर उन्हें देख रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। वो बोले, अब क्या खड़ी ही रहेगी या कुछ करेगी भी। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, अब तुम्हें रात को आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस काम के लिए मैं तुम्हें रात को बुलाने वाला था वो मैं अभी निपटा कर जाऊंगा। पता नहीं रात को मौका मिला या ना मिला। ऐसा कहकर उन्होंने मेरे कान में धीरे से एक बात कही जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। आज मुकेश भैया अपनी वो इच्छा पूरी करने वाले थे जिससे लड़कियों को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है और वो उसके लिए जल्दी से राज़ी नहीं होती। मैंने मुकेश भैया को साफ साफ मना कर दिया, लेकिन वो नहीं माने। कहने लगे, जब से तुझे पहली बार देखा था तभी से इस इच्छा को पूरी करने को बहुत मन करता था। आज मौका हाथ लगा है तो कैसे जाने दूं। भैया की ज़िद के आगे मेरी एक न चली। थोड़ी देर के लिए कमरे में एक तूफान सा उठा और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। और फिर भैया बाहर जाने के लिए उठे। मैंने गेट खोला और वो बाहर निकल गए। मैं अपने कमरे में चारपाई पर आकर लेट गई। आज मैं पूरी तरह से संतुष्ट थी। आज मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई थीं और मुझे लगा जैसे मेरे अंदर कुछ नया आ गया हो, या फिर यूं कहें कि आज मुझे पूरा सुकून मिल चुका था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।